नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, दिल्ली में आज आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा समारोह होता है। देश के प्रधानमंत्री संघ पे डाक टिकट जारी करते हैं और एक 100 रुपये का सिक्का भी जारी करते हैं और लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। संघ के अब तक के सफर का बहुत बखान करते हैं। लेकिन इस पूरे समारोह में एक चीज सबको खटकी, वो थी संघ प्रमुख मोहन भागवत की अनुपस्थिति। सवाल ये उठ रहा था कि मोहन भागवत इसमें क्यों नहीं थे। दत्तात्रेय हंस बोले वो संघ की तरफ से थे वहां, और जबकि फंक्शन संघ का था। क्या जो मोदी जी और मोहन भागवत के बीच की तलखी है वो ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मोहन भागवत इस फंक्शन में नहीं आना चाहते थे। कई सवाल थे जो उठे, लेकिन जब इसका छानबीन मैंने शुरू करी तो सोशल मीडिया पे वो चीज़ें देखने को मिली जिसकी आशंका तो थी, लेकिन ऐसा होगा 100वें वर्ष की शुरुआत में, जो है 100वें वर्ष के समारोह के शुरुआत में ऐसा होगा, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी की ट्रोल गैंग अब भागवत को निशाने पर लेगी, मोहन भागवत को निपटाने के चक्कर में होगी। आपको ज़्यादा लंबा नहीं बताता, ये देखिए, ये एक कोई कॉमन मैन है, बहुत अक्सर मोदी जी के भक्त है, बल्कि इनकी आईडी में लिखा है कि प्राउड अंधभक्त। ये लिखते हैं कि मैं आरएसएस का तगड़ा भक्त हूँ, स्टॉन्च हूँ, लेकिन मोहन भागवत के बारे में कह रहे हैं कि ये आदमी 75 साल की उम्र में मोदी को हटाने की बात कर रहा था और एक वाइस प्रेसिडेंट, यानी कहीं ना इशारे में धनखड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको उनके साथ मिलकर, और एक बीजेपी के नेता मतलब वही धनखड़ के साथ मिलकर मोदी जी को हटाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, यानी साजिश रच रहा था। आगे कहता है, अगर संघ को बचाना है तो इस शख्स को तुरंत हटाना होगा, क्योंकि ये आदमी ना जिहाद पे कुछ बोलता है, ना पत्थरबाजी पे कुछ बोलता है, और हिंदुओं को जब भी दिक्कत होती है उस पर कुछ नहीं बोलता। आस्तीन का सांप है ये। और इसको सपोर्ट करने वाले भी ऐसी बातों को सपोर्ट करने वाले बहुत मिले। एक कोई कह रहा है दिस सेम गाय सेड हिंदू मुस्लिम हैव सेम डीएनए, मतलब कोई कह रहा है कि कभी आपने सुना है कि किसी मुल्ला ने हिंदू के लिए बैटिंग की हो जैसे मोहन भागवत करता है। कोई कह रहा है कि अब ये ऐसे कहेंगे तो क्या होगा देश का। कोई कह रहा है हाँ वक्त की यही मांग है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं इनके ज़्यादा आपको दिखाना नहीं चाहता, जो मोहन भागवत को हटाने की डिमांड कर रहे हैं। और ये सारे वही ट्रोलर्स हैं जो मोदी जी के लिए, मोदी जी के बखान में किसी की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। अब इनके निशाने पर मोहन भागवत आ गए। और मोहन भागवत क्यों निशाने पर आए आपको मालूम है? मोहन भागवत इसलिए निशाने पर आए हैं क्योंकि मोहन भागवत प्रधानमंत्री से 75 साल में रिटायर होने को कह चुके थे। हालांकि मोहन भागवत ने बाद में अपने इस बयान को कहा कि भाई वो किसी पे बाध्य नहीं है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, किसी और को छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन जो डैमेज होना था, जो संकेत देना था, मोहन भागवत ने वो दे दिया। उस दिन से मोहन भागवत को हटाने की मुहिम शुरू हो चुकी है, इस संघ के अंदर लोग बता रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बाकायदा लाल किले से आरएसएस का बखान किया, फिर मोहन भागवत के जन्मदिन पर लंबा चौड़ा लेख लिखा। लेकिन मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ऐसा कुछ लेख उनके लिए नहीं लिखा, ना ही प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल उन्होंने बांधे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार मोहन भागवत की चापलूसी करते नजर आ रहे हैं। कहा यह जाता है कि मोहन भागवत अड़े हुए हैं इस बात पे कि अगर रूल बनाया है 75 साल का तो उस रूल को फॉलो करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत खुद क्यों नहीं छोड़ते, फिर वो भी तो 75 के हो गए। मोहन भागवत इसलिए नहीं छोड़ रहे, मोहन भागवत जानते हैं जिस दिन उन्होंने संघ से किनारा कर लिया, अभी जो बचा खुचा संघ की ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। संघ पूरी तरह से बीजेपी युक्त हो जाएगा। ट्रेडिशनली बीजेपी संघ युक्त होती थी, लेकिन अब संघ मोदी में हो जाएगा, मोदी युक्त हो जाएगा, क्योंकि दत्तात्रेय घोष बोले मोदी के आदमी ही किसी से नहीं छुपा है। इसलिए वो नहीं हटना चाहते तब तक जब तक मोदी वहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। और बहाने के लिए जब निशाना साधना होता है, जब अपने इन ट्रोल
गैंग से निशाना साधवाना होता है तो मोहन भागवत का वो बयान जो है वो उसका सहारा लिया था, जहां मोहन भागवत मुसलमानों को भी भारत में बराबर का नागरिक मानने की बात करते हैं। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहां है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? क्या बदला है? क्यों पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद के इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या है, पूजा बदली ना। हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो हम अब संगठित है हम साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागृत। अच्छा, ये भी एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है इस देश में कि एक एनजीओ के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री बाकायदा सरकार की तरफ से स्टैंप और सिक्का जारी करते हैं। कभी किसी देश में सुना है आपने कि एनजीओ को इतना बड़ा सम्मान दिया गया हो, एनजीओ को लेकर इतना तामझाम किया गया हो? एनजीओ में इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री ने खुद एनजीओ कहा था। वो एनजीओ जो ना टैक्स देती है ना रजिस्टर्ड है, लेकिन हजारों करोड़ की संपत्ति है, कोई ब्यौरा नहीं मांगता। ताजा उदाहरण दिल्ली का 150 करोड़ का उनका जो दफ्तर बना है वो ताजा उदाहरण। कहा जाता है बिना ब्यौरों के हजारों करोड़ की संपत्ति संघ के पास है, टैक्स नहीं देती क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, और ऐसी संस्था को प्रधानमंत्री एनजीओ कहते हैं और उसके नाम पर डाक टिकट और सिक्का जारी होता है। किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से। अब एक और देखता हूं, आप ये पोस्टर देखिए, 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ तस्वीर है जहां दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्कूलों में दिल्ली में आरएसएस पढ़ाया जाएगा, आरएसएस के बारे में पढ़ाया जाएगा, बस यही एक कसर बची थी। और दूसरी तरफ का पोस्टर देखिए, शुभकामनाएं तो नवरात्रि की है, लेकिन यहां पर कहीं आपको मां दुर्गा दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री बड़े बड़े चेहरे पर, उसके बाद बीजेपी के नेता, दिल्ली की सीएम, इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मां दुर्गा भी बीजेपी वाले ही है, मोदी जी का नया रूप मां दुर्गा का रूप है, ऐसा लग रहा है। एक तरफ देखिए आई लव मोहब्बत के जो पोस्टर लगते हैं उसको एक जिहाद का नाम दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से खुलेआम मुस्लिमों के बहिष्कार के बैनर लेके लोग, संघ के लोग सड़कों पे खड़े हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एक तरफ देखिए इस देश में क्या हो रहा है, एक तरफ आपको दिखाता हूं मैं 2 और वीडियोस दिखाता हूं। कर्नाटक का वीडियो देखिए। कर्नाटक में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में संघ के झंडे लिए और नारा दिया जा रहा है कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ये किसी से छुपा नहीं है, किसको संदेश है। अब ये दूसरी तरफ का वीडियो देखिए, ये इंदौर का, मध्य प्रदेश का, जहां पर मुस्लिम बहिष्कार के बैनर लिए हुए जयकारा किसका लगाया जा रहा है मालूम है आपको? जयकारा लगाया जा रहा है गोडसे जिंदाबाद के, गोडसे के जयकारे। सुनिए। सुना आपने? कल
2 अक्टूबर को उसी गांधी की जयंती है जिस गांधी ने एक लाठी के सहारे इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया, और उस गांधी को एक नाथूराम गोडसे नाम के आदमी ने मारा। उसी की जन्मतिथि पर, उसी के जन्मदिन पर नाथूराम गोडसे के जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं। इस देश ने सोचा भी नहीं था कभी कि इस देश में गोडसे के नाम के जयकारे होंगे। वो गोडसे जिसे बहुत से लोग देश का पहला आतंकवादी कहते हैं, उसके जयकारे के नारे लगेंगे, उसे वीर गोडसे कहा जाएगा। एक अजब इत्तेफाक ये भी है कि 2 तारीख से 2 अक्टूबर से जब संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसी दिन महात्मा गांधी का भी जन्मदिन है और उसी दिन दशहरा भी है। एक को राम ने मारा था, एक को नाथूराम ने मारा था। ये अजब इत्तेफाक इस देश में ही हो रहे हैं और इसी देश में होंगे। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि संघ के 100वें साल में जिस तरह से देश को संघमयी बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। इस वक्त विपक्ष का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिकी देशों के दौरे पर हैं, दक्षिण अमेरिका के देश के दौरे पर है। अभी उनके कुछ वीडियोस वगैरह आए हैं जहां वो उन्हें किसी बैठक में दिखाया गया है। एक्चुअल क्या बैठक थी, क्या थी, उसकी डिटेल तो नहीं दी गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि उम्मीद की एक किरण बची ये है कि एक गोदी मीडिया का ही एक सर्वे देख लीजिए। गोदी मीडिया सर्वे, हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री को पॉपुलैरिटी में राहुल गांधी से आगे रखता है पीएम की पसंद कौन, लेकिन देखिए सितंबर में गोदी मीडिया के सर्वे हैं ये, सितंबर में 52% मोदी को पहली चॉइस मानते, 41% राहुल गांधी को, जो कि फरवरी में 39% से, मोदी 55% से। गोदी मीडिया के हिसाब से भी गैप सिर्फ 11% का रह गया। आप समझ ही सकते हैं। ये एक राहत की बात है कि एक शख्स है जिसको लेकर इस देश में उम्मीदें जगती हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जिस तरह से बिहार में चुनाव को लेकर इस सरकार की तड़प दिख रही है ना, उसमें के पीछे 2 अलग अलग थ्योरियां सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एसआईआर जिस तरह से किया है और एसआईआर के जो नए आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से अब 47 लाख लोगों के वोट कटे हैं, यानी 41, पहले वाली में 41 लाख जुड़े हैं। पहली बात तो जब ये कटे हैं, जिनका वो जो आंकड़ा निकल रहा है वो उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो 35 साल से उम्र के कम के लोग हैं, उनके वोट ज़्यादा कटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में टोटल हार जीत का फासला टोटल 12,000 के आसपास रहा था और इस बार तो सीधे 47 लाख वोट कट गए। इन दोनों चीज़ों को देखिए तो समझ में आता है साफ कि नुकसान किसको करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जेन जी किसके साथ खड़ा दिख रहा है? राहुल गांधी के साथ खड़ा दिख रहा है, या युवा कह लीजिए आप, क्योंकि युवाओं की पसंद का भी बिहार का सर्वे आपको दिखाया था जहां राहुल गांधी पहली पसंद है, मोदी से कहीं आगे। और दूसरा, वो जो गैप 12,000 का था, ये 47 लाख हो गया, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो इसलिए एक पहला जो लोगों का राय है वो ये है कि बिहार का चुनाव जीतने के लिए ये सरकार कुछ भी करेगी, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगी, लेकिन ये मैसेज नहीं जाने देगी भारत में कि मोदी का दौर खत्म हो गया है। अगर चुनाव में हार दिख गई तो ये मैसेज विपक्ष पहुंचा देगा पूरे देश में कि अब मोदी दौर खत्म है, राहुल दौर शुरू है। एक तो राय ये है। दूसरी राय ये है जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति भी शामिल है, जो कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि बीजेपी बिहार का चुनाव विपक्ष को जीतने दे, ताकि वो इस फॉर्मूले पर काम करे कि छोटी लड़ाई हारकर बड़ी लड़ाई जीत सके। यानी अगर बिहार में चुनाव हार जाता है एनडीए, विपक्ष जीत जाता है, तो एसआईआर जो चुनाव आयोग ने किया है उसको एक ऑथेंटिकेशन मिल जाती है। फिर सरकार कहेगी, चुनाव आयोग कहेगा, देखिए हमने एसआईआर किया था, गलत लोगों को बाहर निकाला, गलत लोगों के वोट काटे, सही वोटर के वोट रखे, इसलिए विपक्ष जीत गया। ताकि उस बहाने होगा क्या? उस बहाने ये होगा, बिहार तो हार जाएंगे, लेकिन उस बहाने पूरे देश में जो एसआईआर का मंसूबा है चुनाव आयोग का,
वो फिर अल्टीमेटली उस पर सवाल नहीं कोई उठा पाएगा। सवाल नहीं उठा पाएगा तो फिर बीजेपी अपने हिसाब से चुनाव आयोग से कैसे काम कराएगी, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो लंबी लड़ाई, मोदी जी की जो 29 की लड़ाई है, उन्हें जो अपने लिए करना है वो करेंगे। खास करके उससे पहले ममता बनर्जी निशाने पर रहेंगी। ममता बनर्जी को पद से, सत्ता से हटाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा रास्ता, ये एसआईआर के जरिए। असम में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, एक बिहार हार के बहुत कुछ जीतने के चक्कर में है बीजेपी, और साथ में ये एसआईआर उसमें मदद करेगा। तो एक विचार ये भी है, दोनों ही विचार अगर आप ध्यान से देखो तो सही लगते हैं, क्योंकि बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो दूसरे वाला है ये राय ज्यादा अच्छी, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम दिखाया जा रहा है कि हम तो बिहार में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें इंप्रेशन ऐसा दिया जा रहा है कि बिहार में जीतने के लिए बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन पर्दे के पीछे चुनाव हार दिया जाएगा या जो जेन्युइन चुनाव करा दिया जाएगा, और फिर लोगों को कहा जाएगा कि देखो चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। और बीजेपी इसलिए चुनाव आयोग को सपोर्ट करती है क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। बीजेपी जहां चुनाव जीतती है अपने दम पर जीतती है, चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अब इस मैसेज को कौन ग्राउंड तक पहुंचाता है, कौन घर घर तक पहुंचाता है, ये काम करता है संघ। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का संघ को लेकर दिया गया एक बयान कितना भारी पड़ा बीजेपी को, ये बीजेपी को समझ में आ गया था। वो बयान मोहन भागवत को कितना चुभा ये भी सबको मालूम है। इसलिए मोदी जी को तब से मोहन भागवत आंख में किरकिरी बने हुए, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर भी मोहन भागवत अड़े हुए हैं, वो रबर स्टैंप नहीं चाहते। इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तैयारी हो गई है कि क्यों ना मोहन भागवत को ही निपटा दिया जाए, क्यों ना ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि मोहन भागवत का ही टाटा बाय बाय हो जाए, ताकि दुश्मन पार्टी तो छोड़िए, घर के अंदर भी मोदी के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।